मैं पंकज कुमार वर्मा, शिक्षक नंद +2 हाई स्कूल सुगौली, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण। पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप अध्ययन कर रहे हैं भूगोल विषय और उसके अंतर्गत तीसरा अध्याय अपवाह स्वरूप। अभी तक के हम लोग क्लासों में पहला अध्याय, दूसरा अध्याय का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है, उनके प्रश्न उत्तरों को देख लिया है। अब हम तीसरे अध्याय अपवाह स्वरूप को देखेंगे और मूल रूप से इसको जानने का प्रयास करेंगे। अपवाह स्वरूप, सर्वप्रथम हम देखते हैं कि अपवाह स्वरूप के अंतर्गत कि अपवाह शब्द का अर्थ क्या होता है। अपवाह शब्द का अर्थ क्या होता है, तो हम देखते हैं कि अपवाह का अर्थ है जल का प्रवाह। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं किसी भी भूमि पर जल का प्रवाह ही अपवाह कहलाता है। मीन्स जल जब उद्गम से या कहीं से भी जब पृथ्वी पर हम पाते हैं तो वह अपने वाटर सीक्स इट्स ओन पोजीशन, जल अपनी स्थिति को खुद रास्ते को बना लेती है। तो अपवाह स्वरूप में हम देखते हैं नदियां अपनी मार्ग कैसे बनाती है, तो ढलाव क्षेत्रों से होकर, पहाड़ी क्षेत्रों से होकर नदियां अपनी दौड़नी में प्रवाहित होती है। तो सबसे अमेजन नदी का दौड़नी बेसिन सबसे बड़ा है। उसी तरह भारत में भी ब्रह्मपुत्र नदी का दौड़नी काफी विशाल है, बड़ा है। अब हम अध्ययन के दृष्टि से नदियों के प्रवाह अपवाह स्वरूप को अध्ययन करते हैं, तो भारत में नदियों का अपवाह स्वरूप देखते हैं तो यहाँ नदियों का जाल है। मुख्य रूप से हम नदियों को अपने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से देखते हैं तो इसके दो पार्ट हो जाते हैं। भारत की नदियों का विभाजन जो किया है, मुख्य रूप से पहला विभाजन है हिमालय की नदियां, मीन्स हिमालय से निकलने वाली नदियां, और दूसरी नदी है जो प्रायद्वीपीय नदियां। मीन्स हिमालय से जो नदी निकलती है वह सदा नीरा के नाम से जानी जाती है, जिसमें सालों भर जल भरा रहता है। क्योंकि उनका उद्गम ग्लेशियर हिमखंडों से है और अलग अलग ग्लेशियरों के स्रोत होने के कारण उन नदियों में सालों भर जल रहता है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बरसाती नदियों के नाम से जानी जाती हैं। इसमें सिर्फ बारिश के समय ही जल रहता है, बाकी समय यहाँ शुष्क हो जाती है। तो इन नदियों में जल गर्मियों के दिन में समाप्त हो जाता है। पुनः फिर जब बरसात शुरू होता है तो इनकी दौड़नी में जल भरता है। तो इस तरह हिमालय की जो नदियां हैं वह सदा नीरा के नाम से जानी जाती है। तो बहुत सारी नदियां हिमालय से होकर निकलती है। इसमें महत्वपूर्ण है सिंधु और उसकी सहायक नदी। सिंधु नदी के उद्गम स्थल मानसरोवर झील तिब्बत में है। वहां मानसरोवर झील से मुख्य रूप से जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो नदियों का उद्गम मानसरोवर झील ही है। इधर से यह उत्पत्ति इसकी होती है और यह आके भारत में प्रवेश करती है, और भारत में प्रवेश करके इसकी सिंधु की सहायक नदी भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। ये आगे चल के सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, ये सब नदियां इसकी सहायक नदी हैं और यह काफी महत्वपूर्ण है। चूंकि आगे चल के इस सिंधु और गंगा के बीच एक विभाजक अरावली पर्वत श्रृंखला है जो जल विभाजक के रूप में भी काम करता है। इस पर्वत के कारण सिंधु की नदी इधर रह जाती है, नदी का जल स्तर इधर रह जाता है और गंगा का जल स्तर इधर हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे नंबर पर है गंगा और उसकी सहायक नदियां। गंगा नदी मुख्य रूप से हम देखते हैं कि अलकनंदा और भागीरथी दो नदियां
निकलती है। गंगोत्री हिमालय से गंगा की उत्पत्ति होती है और अलकनंदा आती है एक हिमानी से, और दोनों का मिलन होता है देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथ नदियों का देवप्रयाग में संगम होने के फलस्वरूप उसका नाम पड़ जाता है गंगा। और वह गंगा अलकनंदा भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। आगे पढ़कर वह हरिद्वार में स्थलीय भाग में प्रवेश करती है। मीन्स मैदानी भाग में गंगा प्रवेश हरिद्वार में करती है, और वहां गंगा का पाट काफी छोटा होता है। हर की पौड़ी पर आप जाइएगा तो देखिएगा कि गंगा का कितना वहां छोटा पाट है, और वहीं आके आप पटना में देखेंगे तो उसका कितना विशाल चौड़ाई हो जाता है, विकराल रूप हो जाता है। तो यही अलकनंदा और भागीरथियों के संगम से गंगा की उत्पत्ति होती है, और गंगा आगे बढ़ के प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा का नाम से जानते हैं। इस किनारे से भी इसमें बहुत सारी नदियां आके मिलती है, इस किनारे से भी बहुत सारी नदियां आके इसमें मिलती हैं, और इस तरह गंगा एक भारत की बड़ी नदी हो जाती है। उसकी सहायक नदियों में यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, बूढ़ी गंडक है, कमला बलान, और इस तरह बहुत सारी नदियां आगे मिलती है। इसी गंगा में इलाहाबाद में संगम होता है, तो जमुना और सरस्वती चूंकि तिरोहित हो गई वह नदी है, लेकिन आपको प्रयाग में यमुना और गंगा का स्पष्ट जलधारा दिखाई देता है। भारत में इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी है यह गंगा, और उनकी सहायक नदियों में बड़ी नदी यमुना है। इसकी उत्पत्ति अमरकंटक पठार से ही होती है। सॉरी, अमरकंटक है, यमुनोत्री हिमाद्री से होती है। यमुना नदी की उत्पत्ति यमुनोत्री हिमालय से होती है, और यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। घाघरा नदी जो इसकी भी उत्पत्ति नेपाल से ही होती है, और यह आके आपको छपरा में शारदा से मिलकर और फिर गंगा से जाके मिल जाती है। गंडक नदी जिसकी उत्पत्ति त्रिवेणी क्षेत्र नेपाल से ही होती है, और वह बिहार से होते हुए आके हाजीपुर के निकट यह गंगा से मिल जाती है। कोसी सप्तकौशिक या गोसाई मथान जगह है, एक नेपाल के क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में, वहां से कोसी की उत्पत्ति होती है, और उससे प्रवाहित होकर कोसी इसके बाएं भाग से आगे जुड़ती है और बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है। ये भी गंगा से जुड़ के आगे प्रवाहित होती है। बागमती और सारी बहुत सारी नदियां हैं जो उसकी सहायक नदी में ही आती है। मुख्य रूप से यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी नदी है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर यहाँ है, उसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ये भी आपको निकलती है मानसरोवर झील से ही, और इधर से अरुणाचल प्रदेश होके, असम होके और गंगा से आके मिलके और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए यह बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इस तरह देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी यू आकार की घाटी का निर्माण करती है, जबकि सिंधु नदी भी आकार की घाटी का निर्माण करती है। पहाड़ी क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होने के कारण वह खड़े उसका धार होता है और वह गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज ऊंचे दो पहाड़ियों के बीच से होकर एक झरने के रूप में प्रवाहित होने वाले
जो आकृति का निर्माण करती है नदी या धारा, उसे हम गॉर्ज के नाम से जानते हैं। वह आगे फिर प्रवाहित होती है तो वह भी आकार की घाटी का निर्माण करती है। स्थलीय भागों में समांतर नदियां यू आकार के घाटी का निर्माण करती है। सर्प विसर्प होके नदियों में भी जो प्रवाहित होते हैं, आगे चल के जब उनकी प्रौढ़ावस्था आती है तो नदियां विसर्प का रूप ले लेती है और इस तरह यह विसर्प आगे चल के नदी ऐसे टेढ़ा नहीं घूम के सीधे सीधे ऐसे प्रवाहित होने लगती है, तो दोनों भागों में जो कट जाते हैं वह गोकुल झील का निर्माण करती है और इस तरह प्रवाहित होकर मुहाने पर, जहां पर वह समुद्र से मिलती है, वहां पर डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव या हम दलदली क्षेत्रों में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं और वहाँ टाइगर वन रिजर्व क्षेत्र है। भारत का काफी समृद्धशाली वन प्रदेश है। एक कंपटीशन में भी बहुत सारे इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सारे चीजों को आप अच्छे ढंग से अध्ययन कीजिए, याद कीजिए। अब हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में देखते हैं। तो नर्मदा और ताप्ती का नाम प्रायद्वीपीय भारत में पहली नर्मदा है। इसकी लंबाई क्या है? तो 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर। यह भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। अब भ्रंश क्या है? तो दो समतल भूखंडों के बीच में जब धरती दब जाती है, सिंक कर जाती है, अंदर चली जाती है, तो उठे हुए भाग दोनों साइड में ब्रह्मसोष्ठ घाटी का निर्माण करते हैं। उन्हीं घाटियों से होकर नर्मदा और उसी के समानांतर ताप्ती नदी भी प्रवाहित होती है और ये दोनों अरब सागर में गिरती है और वहां पर ज्वार नदमुख की निर्माण करती है। बाकी सारी नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। मात्र भारत की दो नदियां मीन्स पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा और ताप्ती, और यह ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। एस्चुअरी कहते हैं। भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। काफी महत्वपूर्ण नदी है। दोनों नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर। उसके बाद तीसरी नदी आती है प्रायद्वीपीय भारत की, वह है महानदी। महानदी की लंबाई है 890 किलोमीटर। महानदी की लंबाई है 890। यह प्रायद्वीपीय भारत में बंगाल की खाड़ी से प्रवाहित होने वाली तीसरी लंबी नदी मानी जाती है और छत्तीसगढ़ रायपुर के निकट से यह निकलकर उड़ीसा तक बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। फिर चौथी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी यह 1450 किलोमीटर है। गोदावरी नदी को ही हम बृहद गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं और इसकी उत्पत्ति आपको आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये पश्चिमी घाट से इसकी उत्पत्ति होती है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र होते हुए ये नदी प्रवाहित होती है। इसे बृहद गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन प्रश्न कभी कभी आता दक्षिण की गंगा कावेरी, लेकिन बुक में जो है गोदावरी बृहद गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है। उसके बाद पांचवी नदी इधर है कृष्णा। कृष्णा की लंबाई 1290 किलोमीटर है। 1290 किलोमीटर। यह पश्चिमी घाट स्थित महाबलेश्वर से होकर निकलती है और प्रवाहित होकर यह भी आपको महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश होते हुए यह जाके आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और इसके बहुत सारे सहायक नदियां हैं। बृहदगंगा है, तुंगभद्रा है, कोयना है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है, चंद्र प्रभा है, मूसी है, झूसी है। ये सारी नदियां उसकी सहायक नदी है। उसके बाद जो छठे नंबर पर है कावेरी, जिसकी लंबाई 760 मीटर है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट पर्वत से ही ब्रह्मगिरी से होती है और यह नदी अपवाह बेसिन तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों से होकर गुजरती है। और कावेरी जल विवाद आपने सुना होगा या हमेशा आप चर्चा में देखेंगे
तो यह 3 राज्यों में हमेशा उलझी। ऐसे तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 राज्यों को प्रभावित करती है, जिसमें आपका तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक हमेशा जल बंटवारे के लिए इसका विवाद रहता है। और न्यायालय में भी कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। कर्नाटक और तमिलनाडु में इसके जल के बंटवारे के लिए यह काफी महत्वपूर्ण नदी है दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में, और यह भी आपके दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इस तरह हमने अपवाह स्वरूप में गॉड्स, भी आकार, यू आकार और फिर आपको गोखुर झील के बारे में अध्ययन किया और जाना कि सदा नीरा कौन सी है और बरसाती नदी या कुछ समय तक पानी सूख जाने वाली नदियां कौन कौन सी है। तो इस तरह हम देखते हैं तो यह भारत के अपवाह स्वरूप की नदियों का यह जाल है जो गंगा का इधर से है, बहुत सारी नदियां इधर से जाके इससे मिलती हैं, आती हैं, और इधर प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं जो सब जाके बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। मात्र 2 नर्मदा और ताप्ती जो एस्चुअरी कहिए या ज्वार नदमुख का निर्माण करते हुए अरब सागर में गिरती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी कंपटीशन में आता है कि पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में बहुत सारी नदियों का दे देता है। ऑप्शन में नर्मदा और ताप्ती रहे तो आप नर्मदा ताप्ती मारेंगे, बाकी सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, मात्र 2 नदियां अरब सागर में गिरती है। इस तरह देखते हैं तो यहां तक ही हम इस अध्याय में अब रोक देते हैं। अगले अध्याय में हम अध्ययन करेंगे झीलों के बारे में, झील का कितने प्रकार होते हैं, इसी अध्याय का वह भाग है झील के प्रकार। फिर नदियों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव है, नदियों का संरक्षण, उसकी उपयोगिता और कैसे हम मानव के लिए लाभदायक है, इन सारे चीजों का राष्ट्रीय संरक्षण नीति वगैरह को देखते हुए अगले वीडियो के माध्यम से हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए यहीं वर्ग समाप्त करते हैं। शुभ दिन, धन्यवाद।